दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वाच्य। ये स्कूली शिक्षा से लेकर और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो वहाँ इसकी अत्यंत भूमिका रहती है, बहुत ज़्यादा। कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका एक दो प्रश्न पूछा जाता है ज़रूर। और CBSE जो बोर्ड है उसमें 4 अंक का 10th क्लास में 4 अंक का ये पूछा जाता है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, और इस क्लास में इसको जो है बिल्कुल क्लियर करते हुए, एक एक चीज़ को समझते हुए सरलता से बिल्कुल और गहनता से करवाया जाएगा। बस ध्यान से देखते रहिए। तो देखो, वाच्य होता क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि क्रिया के विधान का विषय क्या है। क्रिया के विधान का मतलब होता है कि क्रिया किस ढंग से हो रही है, का विषय क्या है। अर्थात ये कहें कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला, अर्थात क्रिया का संचालन या क्रिया को करने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है। किसके अकॉर्डिंग क्रिया क्रिया हो रही है, उसके अकॉर्डिंग। तो क्या कहता है, क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, वह वाच्य कहलाता है। यानी कि कहने वाक्य के कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। अब वाच्य जो शब्द है वो वाक धातु से बना है। वाक, वाक का मतलब होता है वाणी, और इससे फिर बना वाच। वाच मतलब कहना, और वाच्य, वाच्य हो गया फिर कहने योग्य बात। और वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने योग्य। ये तो होगी इसकी परिभाषा और इसका शाब्दिक अर्थ। अब वाच्य के भेद की बात आती है कि होता कितने प्रकार का है ये। तो ये दो में डिवाइडेशन है इसका, दो में बटा हुआ है। एक तो क्या है, कर्तरीवाच्य, और एक अकर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य में आ जाएगा इसका कर्तरीवाच्य। ये क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे बिल्कुल गहनता से। अकर्तरीवाच्य है, इसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके अंतर्गत ये दो आ जाएंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखो, कर्तरीवाच्य क्या होता है। कर्तरीवाच्य, कर्तरी बना है कर्ता से। कर्ता आप सभी समझते हो, उसमें जो किसी कार्य को करने वाला होता है वाक्य में वो कर्ता होता है। तो क्या होता है कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो और ये पता चलता हो कि कर्ता वाक्य के उद्देश्य के रूप में विद्यमान हो या वाच्य बिंदु कर्ता हो, वह कर्तरीवाच्य कहलाता है। सीधे सरल शब्दों में समझिए कि जहाँ कर्ता की प्रधानता हो, यानी कि लिंग वचन कारक ये सभी जो है क्रिया, लिंग वचन कारक ये सभी क्रिया में भी इसी के अनुसार बदलते हों, तो क्या होता है, कर्ता होता है। अब वाक्य के द्वारा समझिए कि जैसे प्रधान कैसे हुआ, कि जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। और एक और लिखूं मैं कि जैसे रेखा खेलती है, रेखा खेलती है। अब देखो, ये मोहन करता है और ये पढ़ता क्रिया है, ये क्रिया है। तो मोहन मोहन एक वचन है और पुल्लिंग है, तो यहाँ भी क्या हो गया, पढ़ता है और पढ़ता, अब ये भी पुल्लिंग हो गया। अब रेखा एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो इसमें क्रिया क्या है, खेलती है। तो रेखा स्त्रीलिंग है, तो ये भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। इसलिए क्या होता है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया जो है इसके अनुसार ही बदलती है। इस प्रकार से होता है प्रधान, और प्रधान का कोई जिक्र नहीं होता। तो ठीक है कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो वहाँ क्या होता है कि कर्ता कर्तरीवाच्य होता है। अब देखो, इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं इसने, बच्चे खेल रहे हैं, वही बात है इसमें, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, क्या हुआ, ये बच्चे बहुवचन है, खेल रहे हैं। अब ये जो क्रिया है खेल रहे हैं, ये इसी के अनुसार बदली है, कर्ता के अनुसार। रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये भी क्या हो गया, इसी के अनुसार बदला है।
बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेलेंगे, ये कौन से भी काल में बन सकता है। ये वो भले ही वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या भविष्यत काल हो, वाक्य किसी भी काल में बन सकता है। अब देखो क्या कहता है ये, उपरोक्त तीनों वाक्यों में लिंग वचन जो है वो कर्ता में क्रिया में कर्ता के अनुसार बदलें। यानी कि जिस प्रकार जिसमें लिंग यदि पुल्लिंग था तो क्रिया में भी पुल्लिंग होगा, वचन एक था तो यहाँ भी एक वचन होगा, इसी प्रकार से है। और दूसरी बात इसकी दूसरी बात क्या है कि इस कर्तरीवाच्य में शकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं आ सकती हैं। यानी कि शकर्मक और अकर्मक, ये सकर्मक अकर्मक क्रियाएं मैंने उसमें जब पेपर करवाया था उसमें जब, और फिर बता देता हूँ एक बार कि अकर्मक क्रियाएं तो वो होती हैं जो मनुष्य की इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, जैसे सोना, जागना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, दुखी होना, उदास होना, खुश होना, खांसना, छींकना, चलना, दौड़ना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। उड़ना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं, और बाकी बच गई वो सकर्मक क्रियाएं। आगे देखो, तो ये तो था कर्तरीवाच्य। सीधी बात है क्या कि जहाँ जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, और प्रधानता कैसे होती है, जहाँ लिंग वचन काल जो है क्रिया में कर्ता के अनुसार ही बदलें, वो होती है प्रधानता। तो ये होता है कर्तरीवाच्य। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, फिर है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, बात वही है, जिस वाक्य में कर्मवाच्य है तो कर्म की प्रधानता होगी। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता गौण होता है। गौण का मतलब क्या होता है, गौण का मतलब होता है वो ज़्यादा उसका महत्व नहीं होता, यानी कि एक प्रकार से कहें कि महत्वहीन, उसको गौण बोल देते हैं। तो कर्ता गौण होता है, क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष से प्रभावित होती है। क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष से प्रभावित होती है। क्या मतलब हुआ, वही मतलब हुआ इसका कि जो कर्म है उसी के अनुसार क्रिया बदलेगी, न कि कर्ता के अनुसार। वो बताऊंगा वाक्य के अनुसार कैसे देखना। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। कर्तरीवाच्य में तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे कर्मवाच्य, ये ध्यान रखना, यदि कर्म है तो इसमें सकर्मक क्रिया ही आएगी, यदि अकर्मक क्रिया है तो वो कर्मवाच्य नहीं है और नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना इसमें। तो इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, कर्म की प्रधानता होती है, लिंग वचन और पुरुष जो है किससे प्रभावित होते हैं, किसके अनुसार बदलेंगे, कर्म के अनुसार बदलेंगे। अब देखो क्रिया में भी, अब ये इसका बदलने का ढंग कैसे होता है कि कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे इसको। तो कैसे बदलेंगे इसको, बदलने के लिए कर्ता को कर्ण कारक में बदल दिया जाता है। कर्ता को कर्ण कारक में बदल दिया जाता है कि जैसे क्या है, यहाँ ये मोहन है, मोहन है, एक वाक्य लिखता हूँ मैं कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब देखना इसमें तो क्या कर देंगे, इसमें क्रमवाच्य में रूपांतरित करने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो है कर्ता, हम सभी को पता है कि मोहन करता है, तो इसका बना देंगे हम कर्ण कारक। और कर्ण कारक कैसे, इसमें जोड़ देंगे इसके साथ कि मोहन के द्वारा, मोहन के द्वारा या मोहन से कहाँ आएगा वो बताएंगे एक बार, मोहन से। अब आगे पुस्तक, पुस्तक जो कर्म है, कर्म वो यूं का यूं रहेगा। पुस्तक जो यानी कि कर्म जो है वो इसमें यूं का यूं रहेगा। और पढ़ता है, जो पढ़ता है ये क्रिया, क्या है, क्रिया, ये इसके अनुसार बदलेगी, कर्म के अनुसार, न कि मोहन के अनुसार। कैसे बदलेगी देखना एक बार। अब कि जैसे अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, कर्मवाच्य में।
कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनता है? देखो, मोहन करता है, कर्ता को बदल दिया किसमें? कर्ण कारक में। अब पुस्तक ये है कर्म, ये एज इट इज रहेगी, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब पढ़ता है, अब देखना इसमें तो क्या हो जाएगा? इसमें मोहन के द्वारा पुस्तक, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ता है। अब ये हो जाएगा पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। अब देखो, ये यहाँ था पढ़ता है कर्तरीवाच्य, ये है कर्तरीवाच्य, ये कर्तरीवाच्य का उदाहरण था। अब ये बन गया कर्मवाच्य का उदाहरण। यहाँ तो क्रिया जो थी वो क्रिया किस में थी? पुल्लिंग में थी, पुल्लिंग में थी। अब यहाँ क्या आ गई? क्योंकि यहाँ तो कर्ता की प्रधानता थी, कर्ता यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग बनेगी। अब कर्मवाच्य में क्या कहता है कि नहीं, कर्म बोलता है कि यहाँ मेरी दादागिरी चलेगी, मेरे अनुसार सब कुछ होगा। तो अब यहाँ मोहन के द्वारा इसको कर्ता को कर्ण बनाया गया, और फिर क्या हुआ कि ये जो कर्म है इसके अनुसार क्रिया बन गई कि मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक, पुस्तक स्त्रीलिंग है, पुस्तक की स्त्रीलिंग है, तो यदि इसके अनुसार बदलेगी तो पढ़ी जाती है, ये क्रिया भी स्त्रीलिंग बन गई। और क्रिया के साथ जा, जो जा है ये जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे पढ़ी और जाती है, ठीक है ना। जैसे क्या होगा? रमेश गाना गाता है, तो रमेश के द्वारा गाना गाया जाता है, गाया और जाता है, ये जा जुड़ जाएगा इसमें। जा जो है ना ये शब्दांश जा, ये जुड़ जाएगा इसमें, कर्म कारक बनाएंगे तब, सॉरी कर्मवाच्य बनाएंगे तब। तो ये है उसका किसके बारे में? कर्मवाच्य के बारे में। बस ये ध्यान रखना आपको, इसके कर्म के साथ छेड़खानी करनी नहीं है कर्मवाच्य बनाते समय। और कर्ता को जो है कर्ण कारक में बदल देंगे। कर्ण कारक मतलब से के द्वारा जिसके चिन्ह होते हैं, से अलग होता है और के द्वारा अलग होता है ये। और फिर जो क्रिया है वो इसी के अनुसार बदलेगी, कर्म के अनुसार। ये था। और इसमें देखो क्या है, अब देखो कर्ण कारक में बदला जाता है, कर्म ज्यों का त्यों रहेगा, ये बात हो चुकी है हमारी, और क्रिया कर्म के अनुसार बदली जाएगी, ये हो गया। इसने एग्जाम्पल दिए। अब रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, रमेश द्वारा, ये हम एग्जाम्पल कर चुके हैं कि देखो रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये देखो रमेश यहाँ करता है। अब वैसे तो कर्तरीवाच्य में क्या होना चाहिए था कि क्रिया इसके अनुसार बदलनी चाहिए थी, रमेश पुस्तक पढ़ता है, लेकिन अब किसकी दादागिरी? पुस्तक, पुस्तक क्या है? कर्म, रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक स्त्रीलिंग है तो पढ़ी जाती है, क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो गई। बच्चों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, बच्चों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। अब ये देखो बच्चों, ये बहुवचन है यहाँ पे, लेकिन खेली जाती है क्या? फुटबॉल, ये एक वचन है, फुटबॉल कर्म, कर्म है फुटबॉल, यदि एक वचन है एक वचन, फुटबॉल स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। ऐसा है इसका, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब और एक महत्वपूर्ण बात, अब क्या कहता है कि कर्ता का जहां लोप होता है, ऐसे भी होते हैं कुछ एक वाक्य, और वो कैसे होते हैं? देखो, जहां कर्ता का लोप होता है, एक वाक्य देखिए कि रमन द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, रमन द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, ये तो सिंपल दिख रहा है कि हाँ कर्मवाच्य है भाई। लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जहाँ कर्ता नहीं होता और सीधा उसमें कर्म होता है। जैसे ये देखो, कर्ता के लोप वाले वाक्य हैं 3-4। फैक्ट्री बंद करा दी गई, फैक्ट्री बंद करा दी गई, इसमें कर्ता नहीं है, कर्ता का लोप है, सीधा कर्म दे दिया गया, इसमें सीधा इसमें कर्म दे दिया गया कि फैक्ट्री बंद करा दी गई। किसी ने तो कराई है ना, किसी ने तो जो है ना फैक्ट्री को बंद करवाया है, तो यहाँ कर्ता का लोप है और यहाँ सीधा क्या हो गया? कर्म, बंद करा दी गई।
अब हाँ, उससे पहले ही समझो कि मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में, पहले जो उसमें करवा रखे हैं मैंने, कि कर्म की पहचान कैसे करें कि वाक्य में कर्म है या नहीं है। इस वाक्य में कर्म है या सकर्मक क्रिया है कर्मक, उसकी पहचान कैसे करें। तो देखो कि उसके लिए ट्रिक क्या है। जैसे मैं वाक्य लिखता हूँ एक, कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसी वाक्य को ले लो, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब अब देखो, कर्ता के कार्य का, पहले तो ये बात, ये इसकी परिभाषा क्या होती है कि जहाँ कर्ता के व्यापार का फल, कर्ता के व्यापार का फल जिसके ऊपर पड़ता है, कर्ता के व्यापार का फल जिसके ऊपर पड़ता है, वो क्या होता है, कर्म होता है। अब कर्ता के व्यापार का फल, व्यापार का मतलब व्यापार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, व्यापार का मतलब यहाँ कार्य से होता है, कार्य। तो यानी कि क्रिया का फल, क्रिया का फल, क्रिया ही मान लो इसको, यानी कि काम मान लो। ये क्या कहता है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब मोहन क्या करता है, ये व्यापार है, ये कार्य है। अब क्या करता है, पढ़ता है। अब पढ़ता क्या है, उसका जो प्रभाव है इस पर पड़ रहा है, उस पर, इसके ऊपर पड़ रहा है। यानी कि जो कर्ता जो कार्य करता है उसके ऊपर जिसका प्रभाव पड़े वो क्या है, कर्म है। प्रभाव का मतलब क्या होगा, जैसे पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक कभी न कभी बाजार से खरीद के लाया और वो धीरे धीरे उसके जो पेज हैं वो मैले हो जाएंगे। कभी हो सकता है कि कभी भूल जाए तो वो बाहर रखी रहे तो भीग जाए बारिश में, तो वो भी क्या होगा, प्रभाव हो गया उसमें। कभी अनजाने में पेज फट जाए, वो क्या हुआ, प्रभाव हो गया। तो इसलिए जो है कर्ता के कार्य का जो प्रभाव पड़े, सीधी भाषा में समझो कि कर्ता के जो कार्य का जो प्रभाव जिस चीज़ पर पड़े वो क्या है, कर्म है। एक और दूसरी ट्रिक बिल्कुल शानदार, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ यदि हम प्रश्न बनाएं, क्रिया के साथ हम यदि प्रश्न बनाएं और वो प्रश्न क्या और किसको, क्या और किसको में आ जाए प्रश्न, तो ये समझो कि वहाँ सकर्मक क्रिया है। अब जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, अब इसका प्रश्न बनाए हम, तो मोहन क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, क्या आ गया, तो क्या हुआ, हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब एक और वाक्य लिखूँ मैं, कि माता या माँ बच्चे को सुला रही है, माँ बच्चे को सुला रही है। तो क्या, माँ, अब क्या प्रश्न बनेगा इसका, किसको, माँ किसको सुला रही है। तो यहाँ क्या हुआ, किसको। यदि किसको और जो किसको और क्या का जो आंसर है, क्या और किसका जो आंसर है वो ये समझो कर्म है, कर्म है तो सकर्मक क्रिया है। इससे आसान ट्रिक और कोई भी नहीं है सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने की। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलें, आगे चलो अब। हाँ, तो बात ये थी कि यहाँ कुछ एक ऐसे वाक्य हैं हमारे पास कर्मवाच्य में जिनमें कर्ता का लोप है। लोप का मतलब अदृश्य है, वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो हैं। तो फैक्ट्री बंद करा दी गई। फैक्ट्री किसी न किसी ने तो बंद कराई है ना, अपने आप तो नहीं हुई। तो यहाँ कर्ता का लोप है, सीधा कर्म दे दिया, तो ये भी कर्मवाच्य है। क्या बंद करा दी गई, क्या, तो फैक्ट्री बंद करा दी गई। दवाई दे दी गई, दवाई दे दी गई। अब यहाँ करें तो मोहन ने दवाई, मोहन के द्वारा दवाई दे दी गई। किसी ने तो दवाई दी है ना, ऐसे नहीं कि दवाई अपने आप जो है ना रोबोट की तरह चल के जो है ना पास आ गई और मतलब उसमें से दवाई निकाली और दे दी, ऐसे नहीं है। यहाँ भी कर्ता का लोप है। पतंग उड़ रही है, यहाँ भी कर्ता का लोप है। पतंग अपने आप थोड़ी ना उड़ती है। सड़क बन रही है, अब देखो, ये देखो वाक्य, सड़क बन रही है। ये वाक्य कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं और मैंने इन वाक्यों का सामना किया है। इस प्रकार के वाक्य जो है, दवाई दे दी गई है, ये कोई कंपटीशन एग्जाम में से उठाया है मैंने वाक्य, नोट्स बना रखे हैं मैंने ये।
कौन सा मुझे ध्यान तो है नहीं, लेकिन ये वाक्य आया हुआ है ये। और जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो सीधा यहाँ पे इस जाल में फंस जाएगा। हाँ, स्कूली पाठ्यक्रम में जैसे 10th क्लास है और कौन सी क्लासेज हैं उनमें तो इस प्रकार के वाक्य नहीं आते, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में इस प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन यहाँ पढ़ लो ध्यान से। तो जहाँ कर्ता का लोप हो, दूसरी बात एक और बताऊँ मैं आपको, जहाँ ये कर्ता के रूप में, वैसे कर्ता के रूप में ही हाजिर है, ये कर्ता तो नहीं है, और ये निर्जीव रूप में हो, निर्जीव रूप में जहाँ हो ये पतंग दवाई, ये जो शुरू में हो कर्ता के रूप में, कर्ता तो खैर नहीं है, वो भी क्या है, कर्म क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। यहाँ पे दवाई निर्जीव है, फैक्ट्री निर्जीव है, पतंग, सड़क, ये सभी। अब देखो, उपरोक्त चारों वाक्यों में कर्ता लुप्त है, इसलिए कर्म कारक की यहाँ पे प्रधानता है। दवाई स्त्रीलिंग है, दवाई क्या है, स्त्रीलिंग। दे दी गई, गई ऐसे थोड़ी ना कि भाई दवाई दे दिया गया, नहीं, प्रधानता इसकी है, तो क्या है, कर्मवाच्य। आगे देखो, आगे देखो, अर्थात क्रिया ये तो हो गया इसमें। हाँ, क्या कहता है आगे कि क्रमवाच्य में वाक्यों में क्रिया में जा रूप लगाया जाता है। जा रूप, जैसे मैंने बताया था शुरू में ही उसमें कि जैसे उसके द्वारा जाया जाता है, ठीक है ना, या फिर मोहन के द्वारा गाना गाया जाता है, इस प्रकार से जा ये लगाया जाता है उसमें। आगे देखो, भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है, भाव, जिस वाक्य में न तो कर्ता की प्रधानता न क्रिया न कर्म की, इसमें भाव की प्रधानता रहती है। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से होता है सीधा। भाव, मनुष्य के भाव जो बताए थे मैंने, वो कर्ता और कर्म गौण रहते हैं। गौण का मतलब इनका बहुत ही कम इसमें योगदान रहता है, रोल रहता है इसमें। पूरा जो दादागिरी होती है, पूरा दारमदार जो काम होता है वो भाव पे रहता है, तो वो कहलाता है, क्रिया का भाव ही मुख्य भाव होता है, क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। यानी कि एक क्रिया को ही जो है ना ये कहते हैं कि भाव भी कह सकते हैं उसमें, तो वह भाववाच्य कहलाता है। हाँ, इसमें क्या होता है, भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक, इसमें हमेशा क्रिया अकर्मक रहेगी, अकर्मक ही क्रिया रहेगी। यदि क्रिया इसमें सकर्मक है तो वो फिर भाववाच्य नहीं है। अन्य पुरुष में रहेगी और पुल्लिंग में रहेगी इसमें, और हमेशा पुल्लिंग में रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये 10th क्लास में पूछ सकता है इस प्रकार का कि जो है भाई उसमें असंगत कौन सा है, कि भाववाच्य में क्रिया सदा सकर्मक रहती है, ये असंगत हो गया। अन्य पुरुष में रहती है, ये सही है। पुल्लिंग में रहती है, सही है। इस प्रकार से 10th क्लास CBSE जो है उसमें ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा इसको। आगे देखो, कर्तृवाच्य से वाच्य परिवर्तन करते समय यदि कर्ता है तो कर्ता के साथ से का प्रयोग किया जाएगा। इसमें किया जाएगा से का प्रयोग, से का। भाववाच्य होता है उसमें कर्ता जैसे से के द्वारा चिन्ह है कर्णकार का, तो यहाँ से का प्रयोग किया जाएगा। अब ये भी नहीं है कि लो की लीक हो गई कि से का ही प्रयोग होगा। और ये जो कारक था कर्मवाच्य, कि कर्मवाच्य में जो है के द्वारा का ही प्रयोग होगा, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन एक औपचारिकता के रूप में है कि भाववाच्य में ज़्यादा मैक्सिमम प्रयोग से का होता है, क्योंकि इसमें सामर्थ्यता का भाव पैदा होता है, सामर्थ्यता दिखाई जाती है उसमें। और फिर दूसरी बात क्या है कि नहीं वाले वाक्य, जैसे पक्षी से उड़ा नहीं जाता, वृद्ध से उठा नहीं जाता, नहीं, असमर्थता जहाँ दिखाई जाएगी लगभग, तो वहाँ भी 90% जो वाक्य हैं वो भाववाच्य में आएंगे। लेकिन 10% यहाँ भी जाल बिछा दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि भाई से जिन्होंने रट रखा है कि हाँ से उसमें आता है, नहीं का बोध भाववाच्य में होता है, तो ऐसा भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, भिन्नता क्या देखनी है, कि जहाँ जिस वाक्य में कर्म है, कर्म है यानी कि सकर्मक क्रिया है, तो भले ही से हो या नहीं का बोध हो तो आपको कर्मवाच्य के साथ जाना है। नहीं कर्म नहीं है तो भाववाच्य में जाओ, सिर्फ सीधी बात ये है।
वैसे से लगभग भाववाच्य में प्रयोग होता है और के द्वारा होता है कर्मवाच्य में। बस इतना ध्यान रख लो, बाकी ऐसा भी नहीं है, अपवाद हर चीज़ में होते हैं। अब देखो इसमें जैसे पक्षी उड़ नहीं सकता पक्षी उड़ नहीं सकता, पक्षी से उड़ा नहीं जाता। इसमें देखो पक्षी कर्ता हो गया, उड़ नहीं सकता, इसमें असमर्थता दर्शाई गई, इसमें पक्षी की उड़ना सीधा क्रिया दे दी, ठीक है ना, और यहाँ समर्थता दे दी। तो इसमें क्या है, इसमें कर्म नहीं है। अब एक और वाक्य लिखूं कि पक्षी, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है। अब इसमें कर्म कहाँ है, कर्म कहाँ है, कर्म है ही नहीं, कर्म इसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है, देखो मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि जहाँ क्या और किसको में, क्या और प्रभाव वाला तो जो तुम छोड़ो, वो तुम उसमें उलझ जाओगे। क्या और किसको में जहाँ क्रिया के साथ आंसर आए, प्रश्न बने, तो वो क्या है, सकर्मक है। अब इसमें प्रश्न बनाएंगे तो पक्षी कहाँ उड़ता है, हमारा प्रश्न पैदा हुआ कहाँ में, तो कहाँ हमें सकर्मक के लिए क्या चाहिए, क्या और किसको, लेकिन यहाँ तो आ गया कहाँ। इसका मतलब ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया है, अकर्मक है तो सीधी मतलब भाववाच्य। बस आपको इतना याद रखना है। इसमें आपको ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है, विद्वान बनना है तो जो है ना अम्मे वगैरह जो है ना आगे प्रोफेसर काफ़ी मतलब आपको व्याख्यान देंगे वहाँ पे इस विषय पे। आपको बस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फाइट करना है और 10th में बस आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूँ वैसे सुन लो। पक्षी नहीं उड़ता, नहीं उड़ सकता, तो पक्षी से उड़ा नहीं जाता। जाता जो है जा रूप, वो क्रमवाच्य में भी आ जाएगा और इसमें भी आएगा। क्या कहता आगे कि विवशता असमर्थता प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, कि नहीं भाववाच्य का प्रयोग होगा। विवशता और असमर्थता, जैसे अब तो उससे चला भी नहीं जाता, जो मैंने इस बात को जो पहले मैं बता चुका हूँ। जहाँ असमर्थता प्रकट होगी वहाँ लगभग वाक्य इसमें आएंगे। लगभग बोला है मैंने, 100% नहीं। हमसे अब भागा नहीं जाता, ये देखो हमसे अब भागा नहीं जाता, सीधी हमसे ये करता हो गया, भागा नहीं जाता ये हो गई क्रिया, ये भाव है, भागना उठना ये सभी, उड़ना। अब इसके अलावा क्या होते हैं, अब सोया जाए, अब सोएं। देखो कुछ एक इससे क्या होता है कि जैसे आओ, ये थोड़ा सा अलग है इससे, आओ अब पढ़ें, आओ अब पढ़ें, ये है क्या, कर्तृवाच्य में है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, इसका भाववाच्य बनाएंगे। अब इसका हाँ क्या है कि आपको वो ये नहीं बोलेगा कि कर्तृवाच्य का इसका जो है इसको भाववाच्य में बदल दिए, वो सीधा ये बोलेगा कि इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। उसे नहीं पता आप जो है ना इसका कर्मवाच्य बनाओगे या भाववाच्य बनाओगे, वो सीधा यूँ बोलेगा कि आओ अब पढ़ें, इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो आपको क्या देखना है कि इसमें क्रम तो है नहीं, सीधा आओ अब पढ़ें, तो भाववाच्य बनेगा इसका। तो कैसे बनाएंगे इसको, आओ, इसमें से के द्वारा का कोई बोध नहीं है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं क्या होगा इसमें, आओ अब पढ़ा जाए, पढ़ा और जाए, पढ़ें बताया था कि क्या होगा, इसका पहचान क्या थी कि जो क्रिया है वो अन्य पुरुष और एक वचन में हो, पुल्लिंग में होगी, अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होगी। देखो यहाँ आया था इसमें, ये देखो अन्य पुरुष और पुल्लिंग में क्रिया होगी इस प्रकार से। अब देखो आओ अब पढ़ाए, आओ अब इसका हो जाएगा आओ अब पढ़ा जाए, इस प्रकार से। आओ अब खेलें,
आओ अब खेला जाए। ये इस प्रकार के कुछ एक वाक्य एक्स्ट्रा बनेंगे इसमें, एक प्रकार से ये बनेंगे इसमें। चलो जरा टहला जाए, तो इसका ये क्या है, ये है भाववाच्य में, ये भाववाच्य में है। चलो जरा टहलें, इसका क्या हो जाएगा, ये है कर्तरीवाच्य, चलो जरा टहलें। शिकारी से जंगल में रुका नहीं गया, शिकारी से जंगल में रुका नहीं गया, तो इसका ये है भाववाच्य में। अब इसका कर्तरीवाच्य, इसका वाच्य प्रयुक्त क्या करें, तो कर्तरीवाच्य बनेगा, तो शिकारी जंगल में नहीं रुका या रुका नहीं, ऐसे बना सकते हैं। हमसे बाजार जाया गया, हम बाजार गए। जाया, जा का रूप पैदा हो जाएगा और फिर गया। क्रिया क्रिया जिस काल में है उसी के अकॉर्डिंग हम वाच्य परिवर्तन करते समय उसी को रखेंगे। वर्तमान में है तो वर्तमान में रखो, भविष्यत काल में है तो उसमें रखो, भूतकाल में है तो क्रिया भूतकाल में रखो। जैसे हम बाजार गए, यहाँ क्या है कर्तरीवाच्य में, भूतकाल में है। हमसे बाजार जाया गया, गया यहाँ भी भूतकाल में ही है। तो ये थे प्रिय दोस्तों वाच्य। मेरे ख्याल से इससे सरल और व्याख्यान अब मैं तुम्हें क्या करवाऊँ। यदि इस क्लास को एक बार और देख लोगे और इसके नोट्स बना लोगे तो आपका कोई भी प्रश्न वाच्य से संबंधित गलत नहीं होगा। न ही जो 10th क्लास के बच्चे हैं या कोई और दूसरे क्लास के बच्चे हैं उनका होगा, और न ही कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करने वाले बच्चों का कोई भी प्रश्न वाच्य का गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कक्षा में आपको मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बस जो साथी नए देख रहे हैं, नए जुड़े हैं, और जिन्होंने पुराने भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने साथियों को और अपने ग्रुप में जो भी जिस ग्रुप में जुड़े हुए हो उसमें सेंड करें। मिलते हैं जल्द ही अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।